हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है उसको पढ़ने के पहले हम कुछ प्रोसेस को समझेंगे और अगर उनको हम समझ जाते हैं तो फिर ओम्स लॉ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे देखो, कोई चीज़ अगर फ्लो होता है या एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होकर कोई वस्तु जाएगी ना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? उसके लिए ज़रूरी होता है कि दोनों जगहों के लेवल में क्या हो, अंतर हो। ठीक है, जैसे आप सपोज करो, एक हमने यहाँ एक लकड़ी का स्ट्रिप लिया हुआ है, कोई टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक, और यहाँ मैंने कोई बॉल रखा हुआ है। तो अब ये बॉल जो है ना, यहाँ मूव नहीं करेगा क्योंकि लेवल क्या है, एक जैसा है। लेकिन अगर इसी लकड़ी के टुकड़े को हम ऐसे कर दें तो अब यहाँ जो बाल है ना, वो सड़क के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लो हम एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसका हाइट जो है वो कुछ एक निश्चित हाइट है और यहाँ हाइट क्या है, इसकी अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके वजह से ये वस्तु जो है स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। और फिर अगर हम इसको ऊपर उठा दें, ऊपर उठाते चले जाएं, तो जो इसका मूवमेंट है ना, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाटर के केस में, जैसे वाटर एक जगह से दूसरे जगह तभी फ्लो होता है जब एक जगह के लेवल और दूसरे जगह के लेवल में क्या हो, डिफरेंस हो। मतलब जहाँ वाटर कलेक्टेड हो, ठीक है, वो पोजीशन हाई पोजीशन पे हो, ज़्यादा हाइट पे हो, और जहाँ ये वाटर फ्लो होना हो वो पोजीशन क्या हो, लो हाइट पे हो। तो फिर यहाँ से यहाँ तक वाटर फ्लो हो जाएगा। फिर जैसे मान लो अगर हम इसको ऐसे डेली लाइफ में देखें, जैसे एक अमीर है और एक गरीब है, ठीक है, एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, तभी पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, दो एक बराबर व्यक्ति हो, इक्वल पैसा रखे हो, तो फिर एक को दूसरे को ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और दूसरा पहले वाले से पैसा लेगा भी नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, एक अमीर होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, तो पैसा जो है अमीर से गरीब की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख के हम इसको देखेंगे। इस प्रिंसिपल को जिसने बताया था उसका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम है, और इन्हीं के नाम पे ये जो प्रिंसिपल है ये ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ओम ने क्या कहा था, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा था कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर होने जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सके, और इस कंडक्टिंग वायर का ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन क्या है, बी है। तो अब पोजीशन ए से बी तक कितना करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि ए और बी के लेवल में, मतलब ए और बी के पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं है। तो यदि ए और बी के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो ए से बी तक करंट जाएगा, और यदि ए और बी के बीच पोटेंशियल में अंतर नहीं होगा तो ए से बी तक करंट नहीं जाएगा। फिर इसको दूसरे सेंस में समझते हैं। ठीक है, अगर ए और बी के पोटेंशियल में अंतर है तो करंट फ्लो होगा ए से बी तक, और ये पोटेंशियल का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा। तो इसी बात को जॉर्ज साइमन ओम ने देखा था, इसको ऑब्जर्व किया था, समझा था, और इसके बाद उन्होंने अपना ये रूल बनाया। तो देखो रूल में क्या लिखा है, इफ़ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ईटीसी ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज। तो पहले इतने का मतलब समझ लो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि फिजिकल कंडीशन, अच्छा पहले फिजिकल कंडीशन क्या होता है, तो इसमें एक एग्जांपल लिखा है कि लाइक टेम्परेचर। तो जैसे जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ये फिजिकल कंडीशन होते हैं, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ठीक है, ये सारे फिजिकल कंडीशन हैं। या जैसे मान लो लेंथ है, वॉल्यूम है, वेट है, ये फिजिकल कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए। क्यों फिजिकल कंडीशन अनचेंज होना चाहिए, देखो यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, तो जिस वायर में करंट फ्लो होगा उस वायर की लंबाई चेंज होगी। और अभी आप आगे पढ़ेंगे वायर के लंबाई चेंज होने से या उसका
क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी आप आगे पढ़ेंगे, एक तरह से समझ लो उसकी मोटाई, जैसे वायर की यदि लंबाई चेंज हो या वायर की मोटाई चेंज हो रही हो तो वायर का रेजिस्टेंस इफेक्टेड हो जाता है, समझ रहे हो। वायर का यदि लेंथ चेंज हो जाए या वायर का वॉल्यूम चेंज हो जाए, वायर का मोटाई चेंज हो जाए तो उससे वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और जब वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होने से एक्चुअली करंट के वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फिजिकल कंडीशन होगा उसको कांस्टेंट रखेंगे, अनचेंज रखेंगे, मतलब सेम फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगा, करंट की जो वैल्यू होगी, जो कि क्या होगा, फ्लो होगा, किसके थ्रू फ्लो होगा, ये होगा कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लो ऑफ करंट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। आओ यहाँ से समझते हैं ये इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मान लो हमने एक वायर लिया और हम एक ऐसे कंडीशन में इस वायर को रख रहे हैं, एक ऐसे सिचुएशन में रख रहे हैं जब टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल कंडीशन से रेजिस्टेंस इफेक्टेड होता है, फिर करंट इफेक्टेड हो जाएगा। तो हम यहाँ केवल ये चेक करना चाहते हैं कि करंट के ऊपर पोटेंशियल का क्या असर है, तो फिर यहाँ दूसरी एक क्वांटिटी हो जाएगी, करंट के ऊपर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आ जाएगा, जबकि हम यहाँ केवल ये देखना चाहते हैं कि करंट और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो एक दूसरा टर्म रेजिस्टेंस इसमें एंट्री कर जाएगा। तो हम रेजिस्टेंस ना घटे बढ़े, रेजिस्टेंस अस्थाई रहे, कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमने फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा है। और इस सिचुएशन में ए और बी जो एंड है वायर के, इन एंड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इस वायर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यही ओम ने बताया था। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे इस रूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी आप देखे हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ करंट के। ओके, नाउ सी, ये प्रोपोर्शनलिटी आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सेंस ये है कि जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो फ्लो ऑफ करंट भी घटेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सेंस है। और जैसे आप पढ़े हो कि ए इज़ डायरेक्टली, इसको बोलते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और इसको बोलते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यहाँ का सेंस ये है कि अगर एक क्वांटिटी में जिस तरह का चेंज हो वैसा ही चेंज किस में हो जाए, बी में। जैसे ये बढ़े तो ये भी बढ़े, और अगर ये घटे तो ये भी घटे, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का सेंस क्या है, ए बढ़े और बी घट जाए, या ए घटे और बी बढ़ जाए, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको पढ़ेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट। अब आपको मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बताया होगा कि अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना हो, इस प्रोपोर्शनल के जगह पे इक्वल का सिंबल बनाना हो, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या है, आर। ठीक है, और इसी आर को रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यहाँ से फार्मूला मिलता है V इज इक्वल टू आर आई, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, फ्लो ऑफ करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। तो ये R जो है ना, यहाँ ये R क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान देना है। देखो यहाँ मैंने क्या कहा था कि फिजिकल कंडीशन जो है वो अनचेंज्ड रहना चाहिए। वो इसलिए कि R को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जिससे हमको सही से समझ में आए कि पोटेंशियल डिफरेंस पे किस तरह से करंट का फ्लो निर्भर करता है। तो यहाँ R एक कांस्टेंट है जिसको ओम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ओम्स कांस्टेंट क्या बोलते हैं, ओम्स कांस्टेंट। ठीक है,
तो अब इस R की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो यहाँ से तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से R का हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो V का यूनिट क्या होता है, V क्या पोटेंशियल है, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट वोल्ट हो गया। I क्या है, करंट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो R का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर के लिए हम सिंगल वर्ड यूज करेंगे, वो होगा ओम, ठीक है। चूँकि ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, इसको किसने बताया था, ओम्स ने बताया था। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ R को ओम्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इन्हीं के नाम के आधार पे यहाँ R जो है, जो रेजिस्टेंस है, इसका जो यूनिट बना दिया गया वो ओम बना दिया गया, और इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। ये ओम का सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अगर यहाँ से ग्राफ के द्वारा अगर इसको समझना चाहेंगे तो आपने क्या पढ़ा है कि VI के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका जब जो ग्राफ बनेगा, जैसे मान लिया ये हमने वो ये जानते हो आप कि ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। अगर y एक्सेस पे हम पोटेंशियल को इंडिकेट करें और x एक्सेस पे I को इंडिकेट करें, किसी एक्सेस पे किसी को इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ करंट को इंडिकेट कर सकते हैं। तो जब इसके बीच हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आपको ये पता है कि जब भी, अच्छा यहाँ दो चीज़ें, स्ट्रेट लाइन अगर क्लास 10th में आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं तो एक तो बात आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब इक्वेशन कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर होता है मतलब पॉलिनोमियल जो इक्वेशन में यूज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन ax + y = 5, तो जब भी आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे मान लो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होगा तो यहाँ भी देखो, यहाँ पावर कितना है, v और i पे, सब पे 1 पावर है, कोई पावर नहीं तो क्या मानेंगे, 1 पावर मानेंगे। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और दूसरी बात ये कि इस तरह का स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे 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 कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रहा है, क्योंकि VI के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस रेशियो में V में चेंज आएगा उसी रेशियो में I में चेंज आएगा। तो जो V और I के बीच ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, और ये जो ग्राफ है, ये जो जैसे ये लाइन जो है ये पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट को। तो ये लाइन किसको इंडिकेट करेगा, ये लाइन करेगा इंडिकेट रेजिस्टेंस को। ओके स्टूडेंट, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो 1 वोल्ट डिफाइन किया था, करंट पढ़ा था तो 1 एम्पियर डिफाइन किया था। तो ऐसे ही यहाँ हम रेजिस्टेंस के विषय में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस का यूनिट कितना आया है, ओम आया है। तो 1 ओम कैसे डिफाइन करोगे आप, तो इसके डेफिनेशन के लिए क्या करोगे, V की वैल्यू कितनी ले लोगे, V की वैल्यू 1 वोल्ट ले लेना, ठीक है। I की वैल्यू कितनी लोगे, I की वैल्यू 1 एम्पियर ले लेना। ओके स्टूडेंट, और जब यहाँ पुट करोगे 1/1 तो R की वैल्यू आएगी 1/1, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, इट विल बी इक्वल टू 1 ओम। ठीक से स्टूडेंट, तो जैसे आप ये अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if the current of 1 ampere, if the current of 1 ampere flow through it, it means conductor के through, when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। अगर आप लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हैं तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि if in any conducting wire, इससे भी सिंपल तरीका है, आप बोलोगे if in any conducting wire the flow of current is 1 ampere, if in any conducting wire the flow of current is 1 ampere and the potential difference across its end is 1 volt, then the resistance of that conductor will be 1 ohm। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को फॉलो करें। ओके स्टूडेंट।